नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। क्या पाकिस्तान की राजनीति अब इस्लामाबाद से निकलकर पीओके की कुर्सी तक पहुंच गई है? जिस पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे, वहां चुनावी मंच से पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ खुद को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। जिस मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक संकट चरम पर हो, वहां अब पीओके की कुर्सी पर सियासी दांव खेला जा रहा है। आखिर नवाज शरीफ क्यों अलाप रहे पीओके का राग? क्यों अब पीओके की कुर्सी पर टिकी है नवाज शरीफ की नजर? इसी पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, नवाज शरीफ के हंसी सपने। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम तुम्हारी बात है, पाकिस्तान की फौज ने 2000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया है। नवाज शरीफ के हसीन सपने। आर्थिक बदहाली, आतंकवाद और राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में कुर्सी की राजनीति सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। क्या पाकिस्तान की सियासत सत्ता के नए सपनों में उलझ गई है? पाकिस्तान के सियासतदानों और वहां की आर्मी से पाकिस्तान संभल नहीं रहा है, लेकिन पीओके को संभालने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। घर में अंधेरा, पीओके पर नजर। पाकिस्तान में एक तरफ आर्थिक संकट, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता की आग धधक रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की सियासत में सत्ता का नया खेल शुरू हो गया है। लाहौर से लेकर मुजफ्फराबाद तक एक बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके और पीएमएल-एन के प्रमुख नवाज शरीफ ने ऐसा बयान दिया है जिसने हर किसी को चौंका दिया। इस्लामाबाद की सत्ता से दूर हो चुके नवाज अब पीओके की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फराबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उनके लिए पंजाब जितना ही अहम है। उन्होंने कहा, ये मेरा दूसरा घर है, मेरे पूर्वज कश्मीर से आए थे। रैली के दौरान नवाज शरीफ ने आगे कहा कि अगर उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चुनाव जीतती है तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ से गुजारिश करेंगे कि उन्हें पीओके का प्रधानमंत्री बनाया जाए ताकि वो वहां के विकास कार्यों की खुद निगरानी कर सकें। नवाज शरीफ यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं भी बनते हैं तो भी वो हर 3 महीने में पीओके का दौरा करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र लागू हो रहा है और वादे के मुताबिक किए जा रहे कामों की प्रगति पर नजर रखी जा सके। कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दे नवाज शरीफ को। मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ से, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आजाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दे नवाज शरीफ को। पीओके में नया ड्रामा शुरू। पीओके चल रहा है और वहां के राजनेता इस आग में अपनी रोटियां सेंकने में लगे हैं। चुनावी मंच पर नवाज शरीफ का कश्मीर प्रेम अचानक उमड़ पड़ा। पाकिस्तान की सत्ता में सालों तक बने रहने वाले नवाज शरीफ को जिस पीओके की याद कभी नहीं आई, उसी पीओके को अब उन्होंने अपना दूसरा घर बताना शुरू कर दिया है। उनके इस बदले सुर ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। हम अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग
आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच पीओके विधानसभा चुनाव होने हैं। मुजफ्फराबाद की एक चुनावी रैली में नवाज शरीफ ने अचानक कश्मीर प्रेम का एक ऐसा राग छेड़ा कि सियासी गलियारों में सियासी घमासान मच गया है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के आरोपों और लंबे राजनीतिक विवादों के चलते लगातार निशाने पर रहे नवाज शरीफ की नजर अब पीओके को लूटने खसोटने पर टिकी है। इस्लामाबाद की सत्ता से दूर हो चुके नवाज अब पीओके की सियासत में नई भूमिका की बात कर रहे हैं। जो नेता सालों तक पाकिस्तान की राजनीति के केंद्र में रहे, उनकी नजर अब भारत के इंटीग्रल पार्ट की सत्ता पर टिक गई है। नवाज शरीफ का ये बयान अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। विरोधियों का मानना है कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी दूर नजर आने लगी तो अब पीओके के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये नई राजनीतिक रणनीति है या फिर सत्ता में वापसी की एक और कोशिश। सवाल ये है कि क्या ये केवल चुनावी संदेश है या फिर सत्ता की राजनीति में नई भूमिका की तलाश का संकेत। सत्ता के गलियारों में पीओके की कुर्सी को लेकर चर्चाओं ने विपक्ष को सरकार और राजनीतिक नेतृत्व पर हमला करने का मौका दे दिया है। उबल रहा पीओके इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से इलाके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी स्थानीय अधिकारों, संसाधनों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का आक्रोश उस वक्त चरम पर पहुंच गया है जब वहां पर 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पीओके की 53 सदस्यीय विधानसभा में 45 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं। इनमें 33 सीटें क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की है, जबकि 12 सीटें पाकिस्तान में बसे उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्हें शरणार्थी की श्रेणी में रखा गया है। Signboards have also been erected by Pakistan Army at many places in Azad Kashmir, directing people to stay away. Local people have been deprived of grazing their cattle or utilize these places for their benefit. People in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan have been continuously protesting this illegal occupation of tourist facilities by Pakistan Army, but there is nobody to listen to the people. 12 आरक्षित सीटों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। प्रदर्शन कर रहे कई स्थानीय समूहों का कहना है कि इन सीटों की व्यवस्था बदली जानी चाहिए। उनका आरोप है कि इससे इस्लामाबाद का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है और स्थानीय प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ता है। इसीलिए वो इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। पीओके में बढ़ते राजनीतिक असंतोष और बदलते हालात ने इस्लामाबाद की चिंता बढ़ा दी है। आलोचकों का कहना है कि क्षेत्र में पाकिस्तान की राजनीतिक पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं दिख रही। ऐसे में पीओके की सियासत अचानक राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गई है। सवाल ये है कि क्या ये चुनाव पीओके के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे? पाकिस्तान के लिए ये चुनाव अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की कवायद बन गया है। चुनाव से पहले पीओके का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान चुनावी तैयारियों में जुटा है तो दूसरी ओर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार पीओके का चुनाव केवल सत्ता बदलने का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की नीतियों और स्थानीय लोगों की भावनाओं और मांगों का बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। चुनाव पर भारत का ऐतराज। पीओके भारत का इंटीग्रल हिस्सा है और इसको लेकर भारत का रुख हमेशा से क्लियर रहा है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को जबरन कब्जे वाले कश्मीर पीओके में कराई जाने वाली किसी भी चुनावी प्रक्रिया का कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है। कहते हैं
कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। भारत हर बार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान में कराए जाने वाले विधानसभा चुनावों का कड़ा विरोध करता रहा है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए, और वो नहीं आता है तब तक हम सबका दायित्व है। भारत का कहना है कि ऐसे चुनाव वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अवैध कब्जे को राजनीतिक वैधता देने की कोशिश है। भारत इन क्षेत्रों में गठित विधानसभाओं या सरकारों को किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं देता है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज़ शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है। इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराएगी। यही कारण है कि हर बार जब पीओके में चुनाव की घोषणा होती है तो भारत कड़ा विरोध दर्ज कराता है और दोहराता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है तथा वहां कराई जाने वाली कोई भी चुनावी प्रक्रिया भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई असर नहीं डाल सकती। अमेरिका ईरान के बीच टकराव में अब हूती विद्रोहियों की एंट्री ने इसे बेहद खतरनाक बना दिया है। अमेरिका ईरान टकराव के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर संकट में है और अब हूती विद्रोहियों ने रेड सी की नाकेबंदी के ऐलान के बाद जहाजों पर मिसाइल दागकर दुनिया की टेंशन को बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से टूटने की कगार पर है? क्या अमेरिका ईरान की जिद पूरी दुनिया को महंगाई और मंदी की आग में झोंक देगी? अमेरिका ईरान टकराव और जंग के खुल रहे नए मोर्चे पर पेश है हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव पेशकश, जंग की चपेट में लाल सागर। जंग की चपेट में लाल सागर। क्या ईरान और अमेरिका के बीच जारी टकराव अब पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंकने वाला है? क्या लाल सागर में हूती विद्रोहियों की एंट्री इस संघर्ष को नए और खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान के अहम ठिकानों पर हमले कर रहा है। ईरान भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करके उसका माकूल जवाब दे रहा है। इस बीच हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 तेल टैंकरों पर मिसाइलें दागकर युद्ध का दायरा समुद्र तक फैला दिया है। लाल सागर में दागी गई हर मिसाइल अब सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शांति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नई चेतावनी बनती जा रही है। हूती की एंट्री, बढ़ी टेंशन। ईरान जंग की आग की लपटें दूर तलक फैलती जा रही हैं।
ईरान को सबक सिखाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सारी कूटनीति और युद्ध नीति फ्लॉप हो चुकी है और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अमेरिकी हमलों की वजह से अब इस टकराव में हूती विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। ये केवल नाटक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बात यह है कि जैसे प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने कहा है, दिस इज नॉट एंड गेम, दिस इज मिड गेम। आप ईरान को कह रहे हैं कि तुम नेगोशिएटिंग टेबल पे वो सरेंडर करो जो हम तुम्हें फौजी तरीके से नहीं करा सके। क्यों करे वो सरेंडर? वो वापस हिट बैक कर रहा है। हिट बैक कर रहा है तो इन्होंने नाटक करने की, ये सारी पीस टॉक का नाटक कर रहे थे। दुनिया को ये जो पेट्रोल प्राइसेस ऊपर ज्यादा ना चढ़े, स्टॉक मार्केट्स में खूना खच्चर ना हो, उसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हर रोज सफेद झूठ बोल रहे थे कि हम बड़े सिंसियरली नेगोशिएट कर रहे हैं, एग्रीमेंट हो गया, 2 कदम दूर है, 1 कदम दूर है, सिर्फ 1.25 कदम दूर है। अब तो केवल जम के जंग शुरू हो गई है। ट्रंप अब भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ साथ हूती विद्रोहियों से भी निपट लेंगे। लाल सागर में पहले नाकेबंदी लागू करने के ऐलान के बाद हूती विद्रोहियों ने 2 तेल टैंकरों पर मिसाइलें दागकर ये साफ कर दिया कि अब वो रुकने वाला नहीं है। हूती विद्रोहियों का टैंकरों पर हमला सिर्फ अमेरिका को चुनौती नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार और एनर्जी सप्लाई पर सीधा वार माना जा रहा है। लाल सागर में दागी गई हर मिसाइल अब सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शांति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नई चेतावनी है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं रह गया है। हूती विद्रोहियों के इस हमले ने दुनिया की सबसे अहम ट्रांजिट रूट को सीधे निशाने पर ला दिया है। हूती विद्रोहियों की एंट्री इस संघर्ष को केवल अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रहने देगी, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को मल्टी फ्रंट वार में धकेल सकती है। हूती की एंट्री खतरनाक। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थक माना जाता है। हूती विद्रोहियों के इस जंग में शामिल होने की वजह से एनर्जी सप्लाई चेन के पूरी तरह से टूट जाने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर इसकी पकड़ वैश्विक समुद्री व्यापार पर सीधे असर डाल सकता है। यह दुनिया के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। वो इस लिहाज से भी दुनिया के करीब 12% समुद्री व्यापार, जिसमें तेल और गैस शामिल है, की सप्लाई इसी रूट से होती है। ऐसे में टैंकरों पर मिसाइल हमले केवल सैन्य चुनौती नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा है। अगर लाल सागर में हमले बढ़ते हैं तो तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इससे शिपिंग लागत बढ़ेगी, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आना तय है और दुनिया भर में महंगाई का दबाव भी बढ़ेगा। एनर्जी सप्लाई में रुकावट पैदा होने से दुनिया पहले से ही हाँप रही है। यानी इस जंग की कीमत केवल युद्ध लड़ रहे देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। पहले बोला कि हमारा हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया, आप हेलीकॉप्टर भेजें हमले के लिए, वो शूट डाउन करे तो गुनाह है कि चुपचाप मार क्यों नहीं खाते। ये कौन सा तरीका है साहब? उसको कोई मेरे पे हमला करने आए तो मेरे को हर हक है सेल्फ डिफेंस में। हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया तो बवाल खड़ा कर दिया कि हमारा हेलीकॉप्टर क्यों मारा। अच्छा, तो आप कर क्या सकते हैं? वो भी हमने देख लिया है। आपने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल पहले 1000 फायर किए थे, क्या ईरान ने घुटने टेके? नहीं। अब आपने 48-49 और फायर कर दिए हैं, एयर अटैक्स कर दिए हैं। तो क्या ईरान जिसने 15,000 एयर अटैक्स के बाद घुटने नहीं टेके थे? क्या भड़केगी जंग की आग? अमेरिका हर हाल में ईरान को झुकाना चाहता है और ईरान किसी भी दबाव में आने के बजाय अमेरिकी हमलों का माकूल जवाब दे रहा है। हमलों का दायरा बढ़ने और हूती विद्रोहियों के इसमें शामिल हो जाने के बाद से अब शांति वार्ता की संभावना बेहद ही कमजोर पड़ गई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने उसके पुलों या बिजली संयंत्रों पर हमला किया तो उस सूरत में वो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पलटवार करेगा। ईरान होर्मुज पर अपना अधिकार बनाए रखने से पीछे हटने वाला नहीं है। जंग के भड़काने की संभावना के बीच अमेरिका लगातार अपना सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, जबकि ईरान अपने सहयोगी समूहों के जरिए जवाब दे रहा है। अगर हूती
हिजबुल्लाह और दूसरे ईरान समर्थित संगठन पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं तो यह संघर्ष कई देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। अगर हूती के हमले तेज होते हैं और अमेरिका इनके खिलाफ बड़े सैन्य अभियान शुरू करता है तो इजराइल, ईरान, यमन, खाड़ी देश और पश्चिमी सैन्य गठबंधन एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में उलझ सकते हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक नई रणनीतिक डील भी की है। माना जा रहा है कि इस समझौते का मकसद दोनों देशों की रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। सऊदी अरब के साथ नई अमेरिकी साझेदारी ने ईरान के साथ उसके टेंशन को और गहरा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष अब पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले लेगा या फिर कूटनीति आखिरी वक्त पर इस बढ़ते टकराव को रोक पाएगी। जब ये सोच रहे थे कि 48 घंटे में जैसे वेनेजुएला घुटने टेक दिए थे वैसे ये भी ईरान भी घुटने टेक देगा, इनको उस वक्त भी हम कह रहे थे कि साहब वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। तो एक तरफ पीओके पाकिस्तान के हाथ से खिसक रहा है। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वहां की कुर्सी पर काबिज होने का हंसी ख्वाब देख रहे हैं। एक तरफ पीओके में मचे घमासान के बीच पाकिस्तान अलग तरह का राग अलाप रहा है तो दूसरी ओर ईरान जंग की आंच रेड सी तक पहुंच गई है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में धमाका करके अमेरिका ईरान जंग को और ज्यादा अग्रेसिव कर दिया है। दुनिया भर की निगाहें इस पर हैं, हमारी भी निगाहें इस पर बनी रहेगी। विश्व विशेष में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्ते।